about CDSL. CDSL है क्या? अब when you deposit the money in the bank, it is kept in the bank in digital format. ठीक है, तो बैंक के अकाउंट में आपका पैसा पड़ा है. Similarly, when you buy shares, अब shares क्या होते हैं? When you make a company, कंपनी क्या होती है? टू रन आउट अ बिजनेस वी कैन रन द वी कैन हैव प्रोप्राइटरीशिप, वी कैन हैव पार्टनरशिप एंड वी कैन हैव अ कंपनी. तो मेरा बड़ा काम है, मैंने कंपनी शुरू किया. ठीक है, सो मैंने और सुमन मैम ने कंपनी शुरू किया एंड वी आर डूइंग वेरी गुड. तो हमारे जो शेयर्स हैं, जो मेरा और सुमन मैम का शेयर है, दैट इज that shows the ownership of the company. तो सुमन मैम के पास 100 शेयर है, मेरे पास 100 शेयर है. दैट मीन्स मैं और सुमन मैम कंपनी के 50-50 ओनर हैं. अब हमारी कंपनी ग्रो कर गई और अब हमें नया पैसा चाहिए एक्सपेंशन के लिए. मैंने 20 शेयर्स और सुमन मैम ने 20 शेयर्स जाके बाजार में बेचे. उससे कहते हैं बच्चों IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर. जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहली बार अपना शेयर कॉमन पब्लिक को बाजार में बेचती है, दैट इज नोन एज IPO. जैसे तुम लोग बर्गर किंग का बर्गर खाते हो, तो अभी बर्गर किंग का IPO आया था. और बारबेक्यू नेशन में जाके खाना खाते हो तो बारबेक्यू नेशन का IPO आया था. सो दैट हाउ. तो ये होते हैं शेयर. शेयर इज दी ओनरशिप. जब आप शेयर खरीदते हो तो आप कंपनी के ओनर बनते हो उतने हिस्से के लिए जितने आप शेयर्स खरीदते हो. फाइन. तो उन शेयर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हैं. नाउ डेज वी होल्ड दी शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. प्रायर टू 1996 सारे जो शेयर्स होते थे वो फिजिकल होते थे. जैसे आपकी रिपोर्ट कार्ड आती है, फिजिकल आती है ना, वैसे फिजिकल शेयर्स हुआ करते थे. ट्रांसफर होने में टाइम लगता था. फिजिकल शेयर विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्ट्रॉय हो जाते थे. जैसे नकली नोट बनते हैं वैसे नकली शेयर सर्टिफिकेट भी बन जाते थे. तो मैंने सुमन मैम को रिलायंस बेच दिया फिजिकल शेयर में. अब सुमन मैम बड़ी खुश है, मैंने रिलायंस खरीदा है. पता चला वो नकली शेयर सर्टिफिकेट है. सो इन सब चीजों को रोकने के लिए, ट्रांसपेरेंसी करने के लिए, चीजों को जल्दी प्रोसेस करने के लिए, देन द डिपॉजिटरी एक्ट केम. डिपॉजिटरी एक्ट के अंडर आया CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, जो इनकॉर्पोरेट हुआ 1997 में. इसके जो शेयर होल्डर हैं वो BSE है, HDFC बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक. और आपको पता है CDSL पहला डिपॉजिटरी है एशिया पैसिफिक में जिसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है. स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं उस पर बात करते हैं. पेन पेपर लेके रखिएगा, स्लाइड पे सब कुछ नहीं है, मैं बोल रही हूँ. सो इन इंडिया वी हैव 3 स्टॉक एक्सचेंजेस: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है. It started in 1857 approx. You have to check. 18th में आया था. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टार्टेड इन 1992. मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज आया 2013 में. ये 3 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है. तो CDSL पहला डिपॉजिटरी है एशिया पैसिफिक में जो एक लिस्टेड एंटिटी है. तो तुम में से भी अगर कोई CDSL का शेयर CDSL को ओन करना चाहता है तो CDSL का शेयर मार्केट से खरीद सकते हैं. फाइन. सो बाय बाइंग द शेयर यू गेट द ओनरशिप. अब जैसे आप मैगी खाते हो तो नेस्ले हो गया ना बच्चा, नेस्ले का शेयर भी लिस्टेड है. आप ब्रिटानिया के बिस्किट्स खाते हो, ब्रिटानिया भी लिस्टेड है. आप पेट्रोल फिल कराते हो, ये सारे शेयर्स बाजार में लिस्टेड है. शेयर खरीद के यू गेट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी and it is a long term investment game. So हमारे पास we have 3 exchanges: National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, Metropolitan Stock Exchange. CDSL पहली एंटिटी है डिपॉजिटरी जो एशिया पैसिफिक में लिस्टेड है. एंड देन इट इज फर्स्ट ओनली डिपॉजिटरी विच ऑपरेट्स इन गिफ्ट IFSC. गिफ्ट का फुल फॉर्म है बच्चा, गिफ्ट है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जो अपने आप की पहली है इंडिया में. गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी. IFSC stands for India's first international financial service center. ये वहां पे पहली है डिपॉजिटरी जो गिफ्ट IFSC में ऑपरेट करती है. In their crown they hold lot of ISOI certifications, lot of awards which include IT architectural digital work,
BFSI IT अवार्ड, डाटा सेंटर अवार्ड, और ये सिर्फ हमारे लिए डीमैट या डिपॉजिटरी नहीं प्रोवाइड करते, दे प्रोवाइड अ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन टू स्टॉक एक्सचेंजेस। तो स्टॉक एक्सचेंजेस बताए मैंने। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, बच्चों क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है? जब मैं मान लो मैं प्रतीक के पास गई, प्रतीक मोहन के पास गई, प्रतीक सर आप मेरे से ये पेन खरीद लो। प्रतीक सर ने कहा कल खरीदूंगा। अब प्रतीक सर भी मना कर सकते हैं सौदे से, मैं भी मना कर सकती हूँ। सो ट्रेड एग्जीक्यूशन इज नॉट गारंटीड बिकॉज इट इज अ टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट। मे बी प्रतीक सर कैन डिफॉल्ट, मे बी आई कैन डिफॉल्ट, दोनों ही डिफॉल्ट हो सकते हैं। मगर व्हेन वी ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, it is a regulated market. Regulations are done by SEBI, Stock Exchange Board of India. Stock Exchange Board of India. Whatsoever trade which get executed onto the stock exchanges, whether it is NSE, BSE, it need to be cleared and settled, which is done by clearing corporation. सो एक्सचेंजेस के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है जो ये गारंटी करते हैं कि अगर इफ यू हैव ट्रेडेड इनटू द स्टॉक मार्केट, अगर मैंने सुबह CDSL का शेयर खरीदा है तो T+2, T+2 क्या होता है बच्चा? ट्रेड प्लस 2। आज थर्सडे है, मैंने आज ट्रेड किया है। मार्केट्स जो हमारे मंडे टू फ्राइडे चलते हैं, सैटरडे संडे बंद होते हैं, तो मैंने आज ट्रेड किया है, मंडे को CDSL का शेयर मेरे पास आ जाएगा। और इसकी गारंटी कौन लेता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लेता है। और मैं जो पैसे पे करूंगी वो भी मुझे देने पड़ेंगे। फाइन। सो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। उसके अलावा हमारे पास इशुअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फाइन। सो CDSL प्रोवाइड्स फॉर अस, हमें डीमैट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके अलावा एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट है जो स्टॉक एक्सचेंजेस को, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए हेल्प करता है। फाइन। यहाँ पे मैंने एक चीज तुम्हें बताई, T+2. When we buy and sell shares into the stock market, the settlement happens at T+2, trade +2। और स्टॉक मार्केट हमारे मंडे टू फ्राइडे वर्क करते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। सो अगर मैंने थर्सडे को खरीदा है शेयर, इट विल कम इन माय डीमैट अकाउंट ऑन मंडे। अगर मैंने फ्राइडे को ट्रेड एग्जीक्यूट किया है तो T+2 सैटरडे संडे नहीं काउंट होगा, इट विल बी मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे को मेरे पास आएंगे। फाइन। सो दैट हाउ द सेटलमेंट हैपेंस इन T+2। अगर मैंने शेयर बेचा है तो T+2 में मेरे पास पैसे आएंगे। दैट वेज द सेटलमेंट हैपेंस। CDSL के पास पहली डिपॉजिटरी है जिसके पास 3.4 करोड़ BO अकाउंट्स है। BOs क्या होते हैं? बेनिफिशियरी अकाउंट। अब आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, जब आप 18+ हो गए हो या हो जाओगे, आपके पास पैन कार्ड होगा, आप भी अगर स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदोगे तो आपका भी डीमैट अकाउंट होगा। वो डीमैट अकाउंट इज 3.4 करोड़, जो पहला डिपॉजिटरी है इंडिया में जिसके पास इतने अकाउंट्स हैं। DPs रजिस्टर्ड। DPs क्या होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं बच्चा। अब RBI मेन गवर्निंग बॉडी है और बैंक्स जो है वो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। CDSL डिपॉजिटरी है, वो डायरेक्ट नहीं, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हायर करती है और कहती है कि जी इनके जरिए आप हमारे यहाँ खाता खोल सकते हैं, डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो CDSL के पास 591 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। ईश्वर कंपनीज है, जितनी भी कंपनीज है उनका एक, जैसे आप लोगों का स्कूल में रोल नंबर होता है ना, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, वैसे ही ना इक्विटी का एक रोल नंबर होता है जिसे हम कहते हैं ISIN नंबर। ISIN नंबर, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे मान लो क्लास में 4 मुकेश है, तो अब मुकेश एक मुकेश का रोल नंबर 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है, एक का 4 है। दैट हाउ दे एक्चुअली लिंक देम विद देयर रोल नंबर। तो सिक्योरिटीज का भी यूनिक ISNI नंबर होता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेशनल नंबरिंग एजेंसी से देती है, ये 12 डिजिट्स का होता है।
सो CDSL के पास करीबन 3.4 बेनिफिशियरी अकाउंट्स हैं, 591 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमें फर्दर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आज के सेशंस में हम बात क्या क्या करेंगे? I'll be talking about savings, inflation, investment, financial planning, investment planning, जितने भी एसेट क्लास हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड व्हाई वी टॉक अबाउट मनी। बच्चों, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, तो हम कहते हैं प्रभु धन इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा संत ना भूखा जाए। यानी हमें इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए कि हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज को सेटिस्फाई कर सके। दो मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट विदाउट मनी वी आर नथिंग, दैट इज ऑल्सो अ ट्रूथ। सो मैनेजिंग द मनी इज द important skill which you should know. Starting the session, I'm saying I'm not teaching you to become a kanjoos or a miser. I just want you to teach you, or maybe tell you how to be wise with your money. बिकॉज इन इरा, टूडेज इरा, अगर आप बच्चे रात को सो रहे, जैसे बच्चे क्यों, आपके पेरेंट्स भी, अब आपको नींद नहीं आ रही, आप फोन स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल करते 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 यू वेंट टू Amazon, यू वेंट टू फ्लिपकार्ट, यू वेंट समवेयर एल्स एंड यू शॉप आउट समथिंग। आज मार्केट 24/7 है, गैजेट इन्फ्लेशन है, कितनी ही सारी चीजें बदल गई हैं। सो हमारा स्पेंडिंग पैटर्न भी चेंज हो गया है। कंसिडरिंग ऑल दीज एस्पेक्ट, वी रियली नीड टू बी वाइज टूवर्ड्स आवर मनी। नीड एंड वांट, whether it is a need or whether it is a want, वो बाइफर्केशन के साथ आई नॉट से डोंट स्पेंड ऑन योर वांट, यू स्पेंड ऑन योर वांट, जरूर खर्च करना चाहिए, अगर आप कमा रहे हो उस पर भी खर्च करना चाहिए, बट बी वाइज टूवर्ड्स इट। अंडरस्टैंड when to buy that, when to sponsor, when to treat yourself with that want, that is important. सेविंग, हम सेव करके इन्वेस्ट क्यों करते हैं? बच्चा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। All of you should always remember that you have to be a financial independent entity, and for that you must have to save, and then you must have to invest. Why we invest? We have financial goals. अभी आप छोटे हैं, मगर आपकी लाइफ में भी गोल है। अभी ग्रेजुएशन करनी है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, फिर किसी को स्टार्टअप शुरू करना है, किसी को यूट्यूब का चैनल शुरू करना है, किसी को ब्लॉगर बनना है। एवरीबडी हैव देयर ओन फाइनेंशियल गोल। एंड देन थोड़े और बड़े हो जाओगे तो मम्मी पापा कहेंगे शादी कर लो। वंस यू गेट मैरिड, देन you'll think of, okay, I have to save for my kids, I have to save for my family, I have to save for my retirement. तो कॉमन फाइनेंशियल गोल जो हमारी लाइफ में होते हैं, मेरी लाइफ में है, आई हैव टू इन्वेस्ट फॉर माई रिटायरमेंट, आई हैव टू इन्वेस्ट फॉर माई किड्स, मेरे बेटों के लिए, मेरी बेटी के लिए मुझे एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है, उनकी शादी के लिए या स्टार्टअप जो भी वो करना चाहे उसके लिए इन्वेस्ट करना है। आई वॉन्ट टू लीव अ फाइनेंशियल लीगेसी। जैसे अक्सर पेरेंट्स से सुना होगा या अपने दादा दादी को ये कहते सुना होगा, किसका है, तुम्हारा ही तो है। सो दैट मीन्स लिविंग द फाइनेंशियल लीगेसी। हम इन सब चीजों के लिए सेव करके इन्वेस्ट करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट हमारे फाइनेंशियल गोल के लिए, हमारी जरूरतों के लिए होती है और हमारे बच्चों के लिए होती है। सो यू नो वन थिंग, हमारे फाइनेंशियल गोल स्मार्ट होने चाहिए। जैसे तुम सारे कितने स्मार्ट हो व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी। मुझे कई चीज नहीं समझ आती तो मुझे अपने बेटों से पूछना पड़ता है कि हाँ, कि बच्चा ये कैसे होता है। समटाइम आई फील आई एम अ टेक्नोलॉजी चैलेंज पर्सन। सो दैट मीन्स जैसे तुम लोग टेक्नोलॉजी को लेके कितने स्मार्ट हो, दैट हाउ योर गोल नीड टू बी स्मार्ट। लिखना जरूर, स्पेसिफिक गोल, स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे मेरा स्पेसिफिक गोल है, आई वांट टू रिटायर। मेजरेबल, मेरे को मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अब टाइम बाउंड, आई एम 40 राइट नाउ, आई वांट टू रिटायर एट 65, सो 25 years after I have to get retire. So time bound हो गया। measurable, after 25 year I need 15 crore rupees in my retirement corpus to have a sustainable retirement. अटेनेबल है, यस अटेनेबल है, और रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक इन सेंस दैट आई एम अर्निंग दैट मच वेयर आई एम केपेबल ऑफ एक्यूमुलेटिंग 15 CR इन 25 ईयर। वो नहीं हो कि कमाते आप 1000 रुपए हैं और सपने आप करोड़ों के देखते हैं। भाई मुंगेरी लाल के वो खुली आंखों से सपने नहीं देखने हैं
कि भाई कमा मैं 1000 रहा हूं एंड आई एम थिंकिंग ऑफ एक्यूमुलेटिंग करोड़ ऑफ रुपीज. Yes, definitely you can, but with the discipline, with working on yourself and growing into your life. So, your financial goals need to be smart, specific, measurable, attainable, realistic and time bound. जैसे मैं कहती हूं कि आज से 2 साल के बाद मुझे एक कार खरीदनी है. टाइम बाउंड हो गया, स्पेसिफिक हो गया, कार खरीदनी है. टर्म है, कितना अमाउंट चाहिए. I'll measure, I have to do a down payment of 5 lakh rupees. So now I'm specific with my amount also, and considering my current financial situation, it is attainable also. So always remember, हर इन्वेस्टमेंट के लिए गुल्लक अलग अलग होती है. इसका एग्जाम्पल मैं लेती हूँ. आई एम नॉट श्योर, कभी तुम किचन में गए हो और तुमने घर में मसालादानी देखी है तो मसालेदानी अगर देखो ना तो मसाले सब अलग अलग रखे होते हैं. मिर्च अलग होती है, नमक अलग होती है, धनिया जीरा सब अलग होता है. गलती से वो मसालेदानी गिर जाए ना, सब कुछ मिक्स हो जाता है और माँ फिर क्या करती है, उस मसालेदानी के मसाले को फेंक देती है क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं होता. फाइन. उसी तरह हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी अलग अलग जगह होनी चाहिए. हाँ, वो इकट्ठी हो जाती है, हम फेंकते नहीं है, मगर जब वो अलग अलग है तो मुझे पता है कि नमक इसमें है, यानी मेरे घर का जो फाइनेंसिंग है वो इस वाली मसालेदानी के इस वाले ब्लॉक से होगा, इन्वेस्टमेंट के इस ब्लॉक से होगा, मेरा रिटायरमेंट का कॉर्पस बी कॉर्पस से होगा. तो हर चीज की गुल्लक, फाइनेंशियल गुल्लक अलग अलग होनी चाहिए. तो आप कहोगे मैम इतनी सारी गुल्लकों में पैसे कहाँ से लाएंगे. तो सलमान खान की पिक्चर देखी थी मुझसे शादी करोगी, उसमें वो 3 गुल्लकें रखता है, अपनी माँ की, बीवी की, बहन की सॉरी, और हर गुल्लक में थोड़ा थोड़ा डालता है डिस्पाइट वो कितना भी कमाता है. हाँ, जब वो तोड़ता है तो प्रायोरिटी बेसिस पे तोड़ता है. सो दैट इज इन लर्निंग कि जितना भी कमाओ थोड़ा थोड़ा हर गुल्लक में डालो, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग. सो वी नीड सेविंग, एंड जस्ट सेविंग के साथ हमें उस पैसे को इन्वेस्ट करना है ताकि वो पैसा ग्रो करे और जो मेरा फाइनेंशियल गोल है उसे मैं अचीव कर पाऊं. सो यू डोंट हैव टू केज योर मनी, मेक योर मनी वर्क फॉर यू. अगर आपने पैसे को सेव करके अपने पॉकेट में, अलमारी में, कपड़ों के बीच में रख दिया, एक्चुअली आर केजिंग योर मनी. कहते हैं ना साइलेंट किलर, जो धीरे धीरे आके मार जाता है. एक गाना भी आया था, पता नहीं तुमने सुना हो नहीं हो, मेरे सैया बहुत है कमात पर महंगाई डायन खाए जात है. दैट मीन्स मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा कमाते हैं मगर महंगाई इतनी हो गई है कि वो सारा पैसा खा जाती है. पहले मुट्ठी भर पैसे में झोला भर सामान आता था, झोले भर पैसे में मुट्ठी भर सामान आता है. जो डेरी मिल्क सिल्क तुम आज कुछ 60-70 रुपए की खाते हो, वो मैं छोटी हुआ करती थी उसी साइज का सिल्क नहीं आता था. नॉर्मल डेरी मिल्क आती थी, 10 रुपए की आती थी. आज 10 रुपए वाली डेरी मिल्क इन्फ्लेशन से, कीटो डाइट, इन्फ्लेशन डाइट से स्लिम ट्रिम हो गई है. दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ये है कि जो चीज आज 100 रुपए में खरीद रहे हो, कल उसी को खरीदने के लिए 1 साल के बाद शायद 110 रुपए देने पड़े. आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन, ऑल ऑफ यू? मैम, सुमन मैम, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरी? हाँ, ठीक है. सो दैट मीन्स इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल है पेट्रोल के प्राइसेस, जो तुम्हारे देखते देखते में बढ़े हैं. मैं स्कूल जाया करती थी तो 20, 25 या 30 रुपए पर लीटर पेट्रोल हुआ करता था. मान लीजिए 25 रुपए था. 100 रुपए में 4 लीटर पेट्रोल आता था बच्चा. आज 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल आता है, यानी परचेजिंग पावर ऑफ 100 इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. यानी मुझे इतना रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए कि पहले मेरा इन्फ्लेशन बीट हो सके. ध्यान से सुनना बच्चा. मैंने इस पेन को खरीदने के लिए मैंने सोचा ये जो पेन है मैं साल भर के बाद खरीदूंगी. मैंने इसके लिए 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिए. एफडी में 100 का 106 हो गया. एफडी इज फिक्स डिपॉजिट. मगर 1 साल के बाद यही पेन महंगाई की वजह से 110 रुपए का हो गया. डिस्पाइट मैंने इसके लिए पैसे अलग रखे तो भी मैं इसको नहीं खरीद पा रही क्योंकि महंगाई की वजह से ये महंगा हो गया और मुझे 106 रुपए ही मिला. यानी मैंने जहां इन्वेस्ट किया वो मुझे इन्फ्लेशन से ऊपर रिटर्न दे ही नहीं पाया. दैट व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट. तो जो आप सुनते हो कि सेफ है, सिक्योर है, हर प्रोडक्ट
चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसमें इन्फ्लेशन का रिस्क है ही है। तो हमें इतना रिटर्न तो पहले चाहिए कि भाई इन्फ्लेशन के बराबर तो रिटर्न हो, तो मैं उतना खरीद पाऊंगा जितना मैं पिछली बार खरीद पा रहा था। यानी अगर 100 रुपए की चीज थी और महंगाई दर इन्फ्लेशन 8% है, तो 108 रुपए की अगले साल होगी। तो मेरे इन्वेस्टमेंट को एटलीस्ट 108 रुपए तो रिटर्न देना पड़ेगा, ताकि मैं बराबर आ सकूं, परचेजिंग पावर के बराबर आ सकूं। प्रैक्टिकली आपके हाथ में कुछ नहीं आया है। जो चीज आप 100 रुपए में खरीद रहे थे, आज वो 108 की बिक रही है। यानी आप प्रैक्टिकली परचेजिंग पावर के ही बराबर आप आए हैं। सो व्हेन यू इन्वेस्ट, यू हैव टू कंसिडर एसेट क्लास which can beat inflation, which can beat inflation। अच्छा, अब इन्फ्लेशन बीट कैसे होगी? उसके लिए पहले हमें फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं ना बेटा, सो इट्स लाइक जैसे मैं यहाँ से सुमन मैम के घर जाना चाहती हूँ या तुम्हारे स्कूल आना चाहती हूँ, तो रोहिणी से गुरुग्राम आने के लिए आई हैव टू सी दी ऑप्शन, मेट्रो से जाऊं, बस से जाऊं, कैब से जाऊं। चलिए बाय रोड जाना है तो धोला कुआं से जाऊं या दूसरी तरफ से जाऊं। देर आर सो मेनी वेज टू रीच गुरुग्राम, right? So I do a plan, and then I take a cab or I drive a car, and then I reach to your school. That's a planning. उसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? पहले मैं कैलकुलेट करती हूँ कि मुझे क्या क्या गोल्स है मेरे फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स एज एन कि रिटायरमेंट है, बच्चों की एजुकेशन है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, वेकेशन पे जाना है। ये सारे मेरे फाइनेंशियल गोल्स हैं। सो इनके लिए मैंने प्लान बनाया कि ये गोल मेरा 10 साल के बाद है, ये गोल मेरा 20 साल के बाद है, ये गोल मेरा 25 साल के बाद है। अब फिर उसके, अब वो गोल पता चल गए कितने कितने पैसे हैं, तो अब उसके हिसाब से प्लान किया कि भाई कहाँ कितना डालना है कि उस गोल को मैं अचीव कर पाऊं। दैट वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट। और एक चीज और, बच्चे आप लोगों ने जनरली देखा होगा, पैसा आता है, पहले खर्च होता है, और फिर जो बचता है उसे माँ या पापा इन्वेस्ट करते हैं। नहीं, पैसा आएगा, चाहे वो तनख्वाह के रूप में आए, चाहे वो बिजनेस इनकम के रूप में आए, उसमें से पहले तुम इन्वेस्ट करोगे, सेव करके इन्वेस्ट करोगे, और जो बचा है उसको खर्च करोगे। मेरा मानना है ना होगा ना खर्च होगा। सो इन माई लाइफ, वेन एवर आई ऑन फर्स्ट टू 10 आई गेट माई इनकम, so all my investments goes on 1st to 10th itself only। पहले 10 तारीख में मैं सब कुछ इन्वेस्ट कर देती हूँ जितना मुझे करना होता है, और फिर जो बचता है उससे मैं खर्च करती हूँ। फाइन, सो मेक दिस डिसिप्लिन इन योर लाइफ। और बच्चे तुम छोटे हो, आदतें अभी से बनती है। आई कैन कैच यू यंग। फाइन, तो अभी से आदत बनाओगे तो कर पाओगे। जैसे माँ ने शुरू से आदत डाली है ना, सुबह उठ के नहाना है, ब्रश करना है, तैयार होना है, पूजा करनी है या पाठ करना है, फाइन, या इबादत करनी है, जिसका जो है। उसी तरह आज मैं तुम्हें एक चीज सिखा रही हूँ कि जो भी, चाहे तुम्हारे पास पॉकेट मनी आती है, चाहे आगे जाके तुम अपना कमाओ, उसमें से पहले अपने लिए सेव करके इन्वेस्ट करो, और जो बचता है उसे खर्च करो। अब सवाल है मैम करूं कितना? तो मान लो मैं अपने बेटे को पॉकेट मनी देती हूँ, मान लो 1000 रुपए। 1000 रुपए में से 20% ही हैव टू सेव, यानी 200 रुपए हर महीने साहिल को सेव करने हैं। सो दैट हाउ आई इनकॉर्पोरेटेड अ डिसिप्लिन ऑफ सेविंग, कि हर महीने उसको 20% ऑफ हिज पॉकेट मनी सेव करनी है। तो ये रूल अपनी लाइफ में आज से बनाओ कि अब जो भी पॉकेट मनी मिलेगी या जो भी पैसा मैं जब भी लूंगा, उसका 20 to 30% मैं पहले निकाल लूंगा, उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा, और बाकी पैसे को मैं खर्च करूंगा। फाइन, सो यू हैव टू फर्स्ट सेव, इन्वेस्ट, एंड देन जो बचा उससे एक्सपेंस करना है। There's a very great saying by Warren Buffett: don't save what is left after spending. Instead, spend what is left after saving. And जितनी जल्दी आप ये आदतें डालें, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। आदतें धीरे धीरे बनती है। You might find it difficult for few months. क्या मैम, कुछ तो पॉकेट मनी मिलती है उसी में से सेव, बट
when you see the difference, return difference coming to my age or coming to your parents age, you will be shocked, you'll be happy कि मैम ने सही बताया. अब बच्चा हम इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? पहला इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल एसेट क्लास गोल्ड. हालांकि हम इंडियंस गोल्ड में इन्वेस्ट कम, ज्वेलरी खरीद के लॉकरों में भरते हैं, और ज्वेलरी हमारे लिए एक इमोशनल एसेट है. ये शादी का है, ये बच्चे का है, ये तेरे पापा ने एनिवर्सरी पे दिया था, ये दादी का है, ये नानी का है. अक्सर आपने पेरेंट्स से सुना होगा बुरे समय में काम आएगा. बट आयरनी क्या है बच्चों? व्हेनेवर देयर इज अ बैड फेज इन लाइफ, घर का शायद सब कुछ बिक जाता है मगर गोल्ड नहीं बिकता. गोल्ड नहीं बिकता. फाइन. सो गोल्ड एक एसेट क्लास है, इंटरनेशनल एसेट क्लास, एक ऐसी कॉमोडिटी जो अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोब लिक्विड है. फाइन. जब भी बच्चा वॉर होती है, अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस जैसे कोविड जैसे सर्कमस्टांसेस हुए, इकोनॉमी धीरे हो जाती है, गोल्ड का भाव बढ़ता है. ओवरऑल गोल्ड ने एवरेज पिछले जितने सालों से 6 से 7% से ज्यादा ऊपर रिटर्न नहीं है. गोल्ड में लोग कमा कैसे जाते हैं? पेशेंस. क्योंकि गोल्ड खरीद के रोज रोज नहीं देखते, उसको लॉकर में रख देते हैं. आज तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मा की शादी हुई तो शायद गोल्ड जब 10,000 का चल रहा हो या 8,000 का चल रहा हो, आज गोल्ड शायद 50-40 जिस भी भाव पे चल रहा है, अगर तुम अपने पेरेंट्स से पूछोगे गोल्ड बेच दोगे, दे विल से नो, because we are emotionally connected. So why gold have given such a good return? Ki because there was a patience. So I again say something, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फरे, कैतक सींचो नील. That means सभी का पेशेंस से ही सभी चीजें होती है. डिस्पाइट यू तुम रोज पौधे को पानी दे रहे हो, फल तो वक्त पे ही आएगा. सो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ गेम ऑफ पेशेंस. धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए. गोल्ड के साथ रिटर्न इसलिए आता है क्योंकि बहुत पेशेंस से हम उसे होल्ड करते हैं. गोल्ड जब हम खरीद के अपने लॉकरों में रख देते हैं ना, विच इज बैड टू इकोनॉमी. अब आप कहोगे कैसे? अरे भाई, इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट नहीं हुआ ना, वो गोल्ड तो लॉकरों में चला गया. एक इंटरनेशनल एसेट क्लास है, क्राइसिस के दौरान अच्छा काम करता है. आज बच्चों देखो, तुम्हारे पेरेंट्स जब छोटे थे या दादा दादी जिस फेज में थे ना, वहां गोल्ड को खरीदने का एक ही जरिया था, या तो गोल्ड या ज्वेलरी, या तो बिस्किट्स या ज्वेलरी. मगर तुम्हारी जनरेशन के पास गोल्ड खरीदने के और भी जरिए हैं. वन इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है. फाइन. और एक होता है गोल्ड ईटीएफ. गोल्ड ईटीएफ म्यूचुअल फंड देता है जिसका रिटर्न गोल्ड के बराबर ही चल रहा होता है. सो इसके जरिए भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो. तो मान लो तुम्हें से कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है, किसी के पास 10 ग्राम खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मगर गोल्ड ईटीएफ में हर महीने 1,000 या 500 रुपए की सिप लगा के, सिप होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे आप चाय पीते हो ना सिप सिप करके, वैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हर महीने खरीद सकते हो. सो दैट इज गोल्ड. सेकेंड एसेट क्लास प्रॉपर्टी. बहुत पैसा लगता है. रिटर्न रेंटल रिटर्न भी है नहीं. अच्छा, गोल्ड में मंथली कोई रिटर्न नहीं है. गोल्ड तो जब आप बेचोगे तभी रिटर्न मिलता है. फाइन. सो प्रॉपर्टी. कहा जाता है सर पे छत अपनी होनी चाहिए, जमीन अपनी होनी चाहिए, दुकान है तो दुकान अपनी होनी चाहिए. सो वी डोंट हैव अ बर्डन ऑफ रेंट. प्रॉपर्टी अच्छा एक एसेट क्लास है, फिजिकल एसेट क्लास है, इमोशनल एसेट क्लास है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है. रेंटल इनकम भी आती है मगर 2-2.5-3% से ज्यादा नहीं आती. ओवरऑल 5 से अब तक का रिटर्न देखो, 7-8% से ज्यादा नहीं है. बट अच्छा एसेट क्लास है. अच्छा, कोई भी एसेट क्लास इस चक्कर में है ना, वो गलत नहीं है, सभी अच्छे हैं, हमारी जरूरत के हिसाब से है या नहीं है. फाइन. तीसरा सेगमेंट है फिक्स डिपॉजिट्स, एफडी, आरडी, पीपीएफ. भाई मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स जो एफडी में रिटर्न लेते थे वो 10-12% हुआ करता था. किसान विकास पत्र एक पोस्ट ऑफिस का इंस्ट्रूमेंट है जो कभी 5 साल में पैसा डबल कर देता था. मगर आज उतनी इंटरेस्ट रेट्स है नहीं. कोविड की वजह से इंटरेस्ट रेट्स को नीचे कर दिया गया है. अब इंटरेस्ट रेट को नीचे क्यों किया, इसका भी एक छोटा सा लॉजिक मैं तुम्हें समझा देती हूँ. बाजार में इकोनॉमी को चलाने के लिए पैसा चाहिए.
अगर पैसे पे लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोग लोन नहीं ले पाएंगे। इंटरेस्ट को कम करा ताकि लोग लिक्विडिटी आए मार्केट में और उस पैसे की साइकिल चल पाए। तो इंटरेस्ट रेट अभी नीचे हैं, 6-7% से ज्यादा रिटर्न है नहीं। फाइन। सो इन दैट केस अब क्या तुम्हारे लिए एफडी सूटेबल है या नहीं है, वो फिर तुम्हारे फाइनेंशियल गोल पे डिपेंड करता है। फाइन। अब हम बात करते हैं अगले एसेट क्लास की, लाइफ इंश्योरेंस। बच्चा, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। इट सेज अगर कोई इंडिविजुअल ब्रेड अर्नर मर जाता है तो उसके मरने के बाद उसके जो डिपेंडेंट है उनको फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए है लाइफ इंश्योरेंस। सो माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, एट अ यंग एज व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, अपने लिए टर्म इंश्योरेंस लेना। जैसे गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है, होप सबको पता होगा, आई एम श्योर। गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, गाड़ी ठुकती है तो क्लेम मिलता है, वैसे ही बंदा मरता है तो क्लेम मिलता है, दैट इज टर्म इंश्योरेंस। ये चीपेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस होता है बच्चों, और यंग एज में तुम्हें बहुत सस्ता मिलेगा। सो फॉर मी लाइफ इंश्योरेंस इज कवरिंग द रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली रादर देन इन्वेस्टमेंट्स। फिर हम आते हैं शेयर मार्केट्स पे। Somehow I'm madly in love with this market. At the age of 18, I entered into the stock market. Currently, I'm 40. It's been 22 years, and it's my first love. I can say that. Stock markets. तुम सब कुछ 17-18 साल के एज ग्रुप में हो। फाइन। यानी कि तुम सब 2002, 2003, 4 के आसपास पैदा हुए हो। The time which was actually very important, 2003, 4, 5, ये 2004 में फेसबुक आया, 2005 में यूट्यूब आया, which was a really important step in our whole life. Fine. अब 2003 में कुछ और भी हुआ। आप सबके घरों में गैस सप्लाई होती है, इंद्रप्रस्थ गैस, इसका भी आईपीओ आया। मारुति उद्योग का आईपीओ आया। दीवीज लैब का आईपीओ आया। ये आप गूगल करके सर्च करिएगा, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये पहली बार आए। और इन कंपनीज का रिटर्न अगर किसी ने तब 100 शेयर, 1000 शेयर होल्ड करके रखे होते, अभी मैं बोनस की बात नहीं कर रही, जो कंपनियां बोनस देती है या डिविडेंड देती है उस पर बात नहीं कर रही, सिंपल अगर एक शेयर खरीदा और अब तक होल्ड करा, द रिटर्न इज अप्रोक्सीमेटली 14 to 20% के बीच में वेरी करता है। दैट इज द मैजिक ऑफ इक्विटी। स्टॉक मार्केट्स, अच्छे बिजनेसेस यहाँ लिस्ट होते हैं, और जब आप बिजनेसेस को खरीदते हो, जैसे आपके पेरेंट्स बिजनेस चलाते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता बिजनेस बंद कर देते हैं, दे आर हियर टू रन डाउन द बिजनेस। उसी तरह ये लिस्टेड एंटिटी भी अपना बिजनेस रन करने के लिए ही है। अब मैं शेयर्स की बात करूं, हमारी लाइफ का हिस्सा है। सुबह उठते हो, मोबाइल उठाते हो, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, तीन दोनों ही लिस्टेड एंटिटी है, और जियो रिलायंस के रूप में लिस्टेड है। उठते हो तो घर पेंट किया हुआ है, कौन सा पेंट का शेयर हो गया, इंडिगो पेंट हो गया, एशियन पेंट्स हो गया। चाय पीते हो, टाटा टी, कॉफी पीते हो, टाटा कॉफी, नमक खाते हो, टाटा केमिकल। यानी कि हमारी लाइफ में ये सारी कंपनियां डेली बेसिस पे है। बट इट्स एन आयरनी कि हम इन चीजों की खपत करते हैं मगर इनके बिजनेस पे विश्वास नहीं करते। क्योंकि तुमने सबसे ये सुना होगा कि नहीं, स्टॉक मार्केट इज नॉट गुड। नो, इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड, इट इज गुड, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट्स। अच्छे से समझ होनी चाहिए, अच्छे से समझ होनी चाहिए। व्हेन यू आर बाइंग अ स्टॉक, यू आर बाइंग अ बिजनेस। अब घर में नमक आना बंद हो जाएगा क्या? नहीं होगा भाई, नमक के बिना तो काम ही नहीं चलता। रेणुका शुगर, बहुत सारी शुगर कंपनी और भी है, उगर शुगर, धामपुर शुगर। चीनी लाने बंद कर दोगे क्या? लाओगे, चीनी भी लाओगे। एयरटेल, फोन बंद हो जाएंगे? नहीं, फोन के बिना तो चल ही नहीं सकता। आज मेरी और आपकी इंटरेक्शन भी पॉसिबल ही उसी वजह से हो पाई है। घर को पेंट कराना बंद कर देंगे, घर पे साबुन लाना बंद कर देंगे, या तुम सब मैगी खाना बंद कर दोगे? मैगी, नेस्ले, तुम्हारे रजिस्टर्स, आईटीसी। एक होमवर्क है मेरी तरफ से, करना तो देखना कि तुम्हारे आसपास तुम्हारी लाइफ में तुम रोज कितनी कंपनियों से डील करते हो, प्रोडक्ट से डील करते हो जो एक लिस्टेड एंटिटी है हमारे स्टॉक मार्केट में। एक ऐसा चीज, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे आप रोज यूज करते हो, मगर आप उसका प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, उसका शेयर नहीं यूज कर सकते हो।
Fine. So in that very case, stock market is the game of patience and investing in a good companies. अगर तुम्हारे पास स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है बच्चा, गो टू म्यूचुअल फंड्स, गो टू म्यूचुअल फंड। जैसे बाल खुद नहीं काटते, कपड़े खुद नहीं सिलवाते, अब लॉकडाउन है, घर पे बैठे हो, चलो आज कपड़े सिलते हैं, ऐसा तो कोई मूड नहीं करता ना, टिल द टाइम यू डोंट होल्ड द स्किल सेट। कपड़े सिलना है तो एक प्रिसाइज नाप चाहिए, कैंची चाहिए, सुई धागा चलाना आना चाहिए, तो वो चीज नहीं आती तो वी बाय द रेडीमेड स्टफ। उसी तरह अगर स्टॉक मार्केट नहीं समझ आता, बिलीव ऑन द एक्सपर्ट, दैट इज म्यूचुअल फंड्स। फिर आता है बच्चा, एंड ये मेरा प्योरली मेरा व्यू है, आई ओ दिस व्यू, that is my point of view, that in longer run equity is the asset class which can beat inflation. जैसे तुम एक चीज यूज करते हो, फेविकॉल, पेडिलाइट, वंडरफुल स्टफ, वंडरफुल कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमारे आसपास डेली बेसिस पे दवाइयां आती हैं, सिप्ला, कैडिला, अभी वैक्सीन आ रही है, तो डॉक्टर रेड्डी, कितनी ही सारी चीजें हैं जिनको आप डे टू डे में डील करते हो। बॉन्ड मार्केट, बच्चा फाइनेंस की कोई भी चीज नई नहीं है, सभी चीजें पुरानी हैं, सिर्फ आज एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म पे होती है। पहले लेंडिंग एंड बोरोइंग अनऑर्गेनाइज सेगमेंट पे होती थी, जमींदार होते थे, बनिए होते थे। इनफैक्ट हमारी पिक्चर है ना, हमारी लाइफस्टाइल का पूरा एक आईना होती है। जब मैं छोटी थी तो एक बड़ी महंगी पिक्चर आई थी जो फ्लॉप हो गई थी, रूप की रानी चोरों का राजा। इट वाज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म एट दैट टाइम, 5 या 6 करोड़ की थी। आज आई बाहुबली विच इज इन 3 डिजिट CR। सी द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। भाई अगर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देखना है तो यहाँ पे भी देखो। तो पिक्चरों में, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चरों में, जब अनऑर्गेनाइज सेगमेंट था तो एक सूदखोर बनिया आता था, हीरो की माँ को तंग करता था या बहन को तंग करता था, पैसे दे दे। आज वो एक ऑर्गेनाइज सेगमेंट ऑफ लैंडिंग एंड बोरोइंग है। तो बॉन्ड मार्केट बच्चे, बॉन्ड मार्केट में मैं बॉन्ड इश्यू करके उधार पे पैसे लेती हूँ। ये भी जैसे शेयर ट्रेड होते हैं वैसे बॉन्ड भी ट्रेड होते हैं। सो वी हैव डेट मार्केट, हमारे पास डेट मार्केट है जहां बॉन्ड्स को खरीदा बेचा जाता है। मगर अनलाइक शेयर, बॉन्ड्स में वैरायटी बहुत होती है। शेयर तो एक ही तरह का होता है, ठीक है, मगर बॉन्ड में वैरायटी होती है। हमारे पास शॉर्ट टर्म बॉन्ड होता है, मीडियम टर्म बॉन्ड होता है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड होता है। तो ये सारी वैरायटी होती है। इतनी सारी वैरायटी का भी आप समझ या हिस्सा लेने के लिए म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट मीडियम टू इन्वेस्ट इनटू द बॉन्ड मार्केट। आज के ग्लोबलाइजेशन में आप बाहर के देशों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगेन द मीडियम इज म्यूचुअल फंड विद द ग्लोबल फंड्स। अगर आपको समझ है तो आप खुद भी कर सकते हो, मगर हमें अभी इंडियन इकोनॉमी नहीं समझ आ रही तो बाहर की कहां से समझ आएगी। तो ये है हमारे एसेट क्लासेस। अब आप कहोगे मैम समझे कैसे इतने सारे, तो इट्स लाइक करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। मतलब जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, सीखते हैं, वैसे वैसे हम और ज्यादा सीखने लगते हैं। इनफैक्ट ये देखो कि रस्सी जैसी कमजोर चीज जिसको बार बार पत्थर पे घिसा जाए तो वो भी अपना निशान छोड़ देती है। सो टू अर्न यू हैव टू लर्न, एंड इट नीड टू बी एन कॉन्स्टेंट एफर्ट। डेली बेसिस पे फाइनेंशियल न्यूज पढ़िए। न्यूज़पेपर में एक वीकली न्यूज़पेपर आता है ईटी वेल्थ, मंडे टू मंडे आता है ईटी वेल्थ जो पर्सनल फाइनेंस पे होता है, वो पढ़िए। ईटी वेल्थ, ईटी वेल्थ मंडे टू मंडे आता है, 8 रुपए का न्यूज़पेपर आता है, वंडरफुल न्यूज़पेपर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। अच्छा, अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर का पैसा पूल किया जाता है बच्चों, एक एक्सपर्ट को दिया जाता है, वो एक्सपर्ट उसे स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करता है और वहां से रिटर्न जनरेट करके हमें पास बैक करता है। भाई अब इसमें फंड मैनेजर को क्या मिलता है? भाई उससे मिलती है तनख्वाह। म्यूचुअल फंड कंपनी कमाती है। इंडिया में हमारे पास नियरली 44 प्लस म्यूचुअल फंड कंपनीज है। एक और देखिएगा, यूएस में कितनी म्यूचुअल फंड कंपनीज है, यू You कैन सी। explain what is mutual fund first? हाँ जी, हाँ जी मैम। व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं बच्चा? म्यूचुअल फंड एक पास थ्रू व्हीकल है। म्यूचुअल फंड्स में पहले तो चीज रेगुलेटेड है सेबी से। म्यूचुअल फंड में एक कंपनी कहती है कि मुझे म्यूचुअल फंड बिजनेस रन करना है, सो ही इज नोन एज स्पॉन्सर। ठीक है, 3 पहियों की गाड़ी है, 3 व्हीलर है, स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर को अप्रूवल मिलता है
तो सेबी अप्रूव करती है, फिर वो एक मॉनिटर हायर करता है, एक ट्रस्ट क्रिएट करता है, म्यूचुअल फंड की ट्रस्ट, जो मॉनिटर करती है कि जितना भी पैसा लोगों का हम इकट्ठा करेंगे वो ढंग से मैनेज हो रहा हो। अब वो कंपनी म्यूचुअल फंड जो डे टू डे बेसिस पे प्रोडक्ट बेचती है, अपनी स्कीम बेचती है, वो काम करती है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड अलग अलग सेगमेंट में पैसे डालता है, या तो स्टॉक मार्केट में, या बॉन्ड मार्केट में, या गोल्ड मार्केट में, अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करता है। और जब एक म्यूचुअल फंड एक स्कीम लॉन्च करता है तो उसे कहते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। और बच्चे, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलती है यूनिट्स। तो मान लो मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए एक एनएफओ में, यूनिट 10 रुपए पे ऑफर होती है, 1000 डिवाइडेड बाय 10 मुझे 100 यूनिट्स मिलेंगी। फाइन, 1000 डिवाइडेड बाय 10 मुझे 100 यूनिट्स मिलेगी। हम सबने पैसा डाला और वो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो वो इक्विटी मार्केट में पैसा लगाएगा उस पूल को, और फिर वहां से जो रिटर्न आएंगे उसे हमें अपने जो सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से जो खर्चे हैं उन्हें हटा के हमारा रिटर्न हमें पास कर देगा। सो इन म्यूचुअल फंड इज अ पास थ्रू व्हीकल वेयर you don't directly invest into the financial market, you invest via mutual funds. When you invest in mutual funds, you get units, और यूनिट का एक प्राइस होता है, जैसे हर प्रोडक्ट का एक एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसी तरह म्यूचुअल फंड का एक प्राइस होता है जो होता है नैव, नेट एसेट वैल्यू। हर यूनिट का एक नेट एसेट वैल्यू होता है, दैट इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में हमें अब अभी मान लो मेरे पास 1000 रुपए है, मैं अगर शेयर बाजार में जाके कुछ खरीदना चाहूं, रिलायंस का शेयर नहीं खरीद पाऊंगी, नेस्ले नहीं खरीद पाऊंगी। वहीं पे मैंने अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड में डाला, उसमें पूल ऑफ फंड्स है, तो वो सारा पैसा इकट्ठा होके अलग अलग सेक्टर में लगा, तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ, यानी सारे अंडे मैंने एक बास्केट में नहीं डाले, अलग अलग सेक्टर में डाले। म्यूचुअल फंड्स में आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिप के जरिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एंड फॉर यू बच्चों, 100 रुपए की भी सिप है, 100 रुपए की भी सिप है। अगर आप 18 से कम है तो आप माइनर हैं, आपको अपने पेरेंट्स, फादर या मदर को एज अ गार्डियन रख के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट यू हैव टू डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स कि भाई मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, बट बीइंग अ माइनर यू शुड हैव अ गार्डियन। और जैसे ही आप मेजर हो जाते हैं आपको पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा बच्चा, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर। once you have that, then you can start investing into mutual funds. Fine, और अभी से शुरू करो, the returns are very wonderful. You can have a sip of 100 rupees every month. डेट आप डिसाइड करते हो, अमाउंट आप डिसाइड करते हो। जो रिटर्न है, डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से लॉन्ग टर्म में रिस्क कम होता है और रिटर्न अच्छे मिलते हैं। हालांकि रिटर्न इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, गारंटीड कुछ नहीं बोला जाता, मगर पास्ट एनुअलाइज रिटर्न्स आप देख सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर मैं आज म्यूचुअल फंड रिडीम करती हूँ तो 2 दिन में मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है, दैट इज लिक्विड। फ्लेक्सिबल है, जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है आप लमसम भी डाल सकते हो। टैक्स का बेनिफिट मिलता है, टैक्स का बेनिफिट बच्चा, हम जो मान लो मैं साल का 10 लाख रुपए कमाती हूँ तो मुझे 10 लाख रुपए पे टैक्स नहीं देना। देर आर सर्टेन सेक्शंस जिनके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी ग्रॉस, मेरी तनख्वाह हो गई 10 लाख ग्रॉस, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम में से अगर मैं एटीसी में 1.5 लाख रुपए डालती हूँ तो मेरी अब टैक्सेबल इनकम जो है वो 8.5 लाख रुपए हो जाएगी। यानी अब मुझे टैक्स 10 लाख पे नहीं देना, 8.5 लाख पे देना है। तो 80C के अंदर म्यूचुअल फंड की एक ही स्कीम आती है, दैट इज ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। बच्चे ये स्कीम 3 साल के लॉक इन में होती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलती है फंड मैनेजर की, दे आर प्रोफेशनल क्वालिफाइड स्किल वर्कर्स हु आर वर्किंग for your money on your behalf into the markets. So mutual fund is a three-wheeler. There's a sponsor who initiate to run the business into the mutual fund industry. He creates a mutual fund trust.
and the business of that trust is run by a mutual fund company. Mutual fund company sells mutual fund schemes into the markets. So they have a predefined objective कि भाई ये इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, ये इक्विटी का है, ये बॉन्ड मार्केट का है, वो सारे ऑब्जेक्टिव डिफाइन होते हैं. एंड व्हेन यू बाय अ म्यूचुअल फंड यू गेट अ यूनिट. यूनिट के प्राइस को NAV कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू कहते हैं. राइट. जब एक नया म्यूचुअल फंड मार्केट में आता है तो उसे NFO कहते हैं, न्यू फंड ऑफर कहते हैं. नेक्स्ट. अच्छा, अब हम आते हैं इक्विटी मार्केट्स में. इक्विटी कैपिटल मार्केट बेटा दो हिस्सों में डिवाइडेड है. प्राइमरी मार्केट्स है, सेकेंडरी मार्केट्स. प्राइमरी मार्केट जहां IPO आता है, FPO आता है, राइट इशू आता है. क्या होते हैं? When first time a company offer their share to the public, that is known as initial public offer. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बर्गर किंग का, एग्जांपल दिया नजारा टेक्नोलॉजी का. नजारा टेक्नोलॉजी एक गेमिंग कंपनी है. फाइन. सो IPO, जब एक लिस्टेड एंटिटी कहती है भाई मुझे और पैसा चाहिए तो मैं शेयर और बेच के पैसा उठाऊंगी, उसे कहते हैं FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. जैसे अभी यस बैंक का आया था, यस बैंक का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आया था. देन देयर इज राइट इशू. राइट. एक एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी कहती है मुझे पैसे चाहिए, मगर मैं बाजार में जाके नई शेयर पैसे उठाऊंगी. मैं मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कहूंगी कि भाई मेरा शेयर बाजार से डिस्काउंट में खरीद लो और मुझे पैसा दे दो. राइट इशू इज when the share is offered to the existing shareholder at a discounted price to raise the money by the company. जैसे अभी L&T फाइनेंस का राइट इशू आया था, रिलायंस का राइट इशू आया था. जब रिलायंस ने पिछले साल 12 हफ्तों में 11 FDI इन्वेस्टमेंट्स ली थी, फेसबुक भी उनमें से एक था, तब रिलायंस ने अपना राइट इशू भी लाया था. सो प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट वेयर कंपनी सेल देयर स्टेक शेयर्स एंड रेज दी फंड्स. अब जब वो शेयर इशू करती है वो कहीं जाके ट्रेड होता है, दैट इज सेकेंडरी मार्केट्स. दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, जहां ये ट्रेड होता है. सो स्टॉक मार्केट में बच्चा सिर्फ कैश का ट्रेड नहीं होता, डेरिवेटिव ट्रेड्स भी होते हैं, मगर वो ट्रेड होते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं होती है. आने वाले समय में आप वो भी पढ़ेंगे जब आप कॉलेजेस में जाएंगे. कैश मार्केट, जब आप शेयर खरीद के रख लेते हो, दैट इज योर कैश मार्केट, T+2. अब शेयर खरीदने के लिए करना क्या है? शेयर खरीदने के लिए करना क्या है? उसके लिए मुझे चाहिए पहले तो पैन कार्ड, सेविंग बैंक अकाउंट जहां से पैसे का लेन देन हो सके, ट्रेडिंग अकाउंट जहां मैं जाके ट्रेड कर सकूं, डीमैट अकाउंट जहां मैं अपने शेयर रख सकूं. तो एक खाता पैसों के लिए, एक खाता शेयर के लिए, एक खाता एग्जीक्यूशन के लिए. ट्रेडिंग अकाउंट के लिए सेबी ने ब्रोकर्स रख रखे, एक्सचेंजेस ने ब्रोकर्स रख रखे. एक्सचेंज खुद नहीं जाता, उसने मीडिएटर रख रखे. दीज आर सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स जिनके जरिए आप ये ट्रेडिंग डीमैट और अकाउंट खोलते हैं, विच यू लिंक टू योर सेविंग बैंक अकाउंट. फाइन. तो आज अगर मैं ट्रेड करके CDSL खरीदती हूं तो वो T+2 में मेरे डीमैट अकाउंट में आएगा, और अगर मैं बेचती हूं तो T+2 में मेरे सेविंग खाते में पैसे आ जाएंगे. और आजकल इन सब चीजों को करना बहुत आसान हो गया मोबाइल की टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि ऐप बेस हो गया है. जब मैंने शुरू किया था 1998 में, things were way very different. Now they are more easy to trade in and to invest in. आपके पास अगर किसी दिन मान लो 200 रुपए और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप खोलो, ऐप को खोलो, 200 रुपए अपने सेविंग अकाउंट से डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करो और 200 रुपए का शेयर खरीद लो. यानी आज अगर एक शेयर भी आप खरीदना चाहो तो इट इज पॉसिबल टू बाय अ सिंगल शेयर. शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है. रोज भी एक शेयर खरीद सकते हो या जब पैसे हो तब खरीद सकते हो. प्रूफ के रूप में आते हैं आपके पैन कार्ड, आपका आधार, ड्राइविंग लाइसेंस. पैन कार्ड मैंडेटरी है. KYC होता है. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ब्लैक मनी को इक्विटी फाइनेंशियल मार्केट में रोकने के लिए हर ट्रांजैक्शन को पैन से कनेक्ट कर दिया गया, इसलिए हमारा KYC हुआ. कौन खाता खोल सकता है? इंडिविजुअल्स. मैं खोल सकती हूँ मैक्सिमम 3 होल्डर्स के साथ.
तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा सन, तो हम तीनों होल्डर बन गए एक खाता। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, माइनर का भी खाता खुलता है, गार्डियन चाहिए होता है, NRI, कॉर्पोरेट्स, ट्रस्ट, ये सब अपना खाता स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट में खोल सकते हैं। बच्चे डीमैट अकाउंट का कन्वीनियंस है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका शेयर पड़ा है। मान लो मेरे बेटे का 18th बर्थडे है और अब मैं उसे अपने शेयर्स गिफ्ट करना चाहती हूँ, तो जैसे हम चेक भर के डिपॉजिट कराते हैं कैश लेने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, उसी तरह डीमैट अकाउंट की डीमैट अकाउंट की स्लिप होती है, डिपॉजिटरी स्लिप, उससे या इलेक्ट्रॉनिकली मैं मेरे अकाउंट से मेरे बेटे के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर सकती हूँ। मेरे को लोन चाहिए तो लोन लेना आसान है क्योंकि डीमैट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़ा है। मैं मेरे म्यूचुअल फंड्स को भी डीमैट अकाउंट में होल्ड कर सकती हूँ। राइट इशू पे मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि राइट इशू क्या होता है। जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर ऑफर करती है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, इसे राइट इशू क्यों बोलते हैं? इसे राइट इशू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इन्वेस्टर का राइट होता है कि वो इसे एक्सरसाइज करना चाहता है या नहीं चाहता है। अगर आप ट्रेड करना रादर देन ट्रेड आइकन से अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हैं तो पहले एक सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी के थ्रू इन्वेस्ट करें, जितने भी डॉक्यूमेंट साइन करें उनकी कॉपी रखें, और सिर्फ ये इनके लिए नहीं बाकी सब चीजों के लिए भी है। हैव अ क्लियर आइडिया कि भाई खर्चा कितना लगना है, ब्रोकरेज कितनी लगनी है, चार्जेस क्या लगने हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखें। कभी भी टिप्स पे काम नहीं करें, मैंने कह दिया फलाना शेयर खरीद लो, नहीं। एक मोबाइल को खरीदने के लिए बहुत होमवर्क करते हो, एक शेयर खरीदने के लिए भी होमवर्क कीजिए। फाइन। एंड रूमर्स पे मत जाइए। देर आर सर्टेन, जस्ट वेट, किसी ने मैसेज दिया है, वेट। सो रूमर्स पे मत जाइए, अपने इंटरनेट, अपने पासवर्ड्स, अपने क्रूशियल इंफॉर्मेशन किसी के भी साथ ना शेयर करें। दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। फाइन। स्पेसिफिकली आपका पैन कार्ड, आधार नंबर, जो बहुत क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स है बच्चे, उनको किसी के भी साथ मत शेयर करिए। ठीक है, इमोशनली काम नहीं करना है। यू हैव टू बी in when you invest you have to use your intellectual and mental mind. Fine. When it comes to डिपॉजिटरी डीमैट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जहां आप शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हैं। आपको ये ट्रांसफर करने में कन्वीनियंस ही करते हैं कि आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। CDSL की ये डिजिटल सर्विसेज हैं जो वो ऑफर करती हैं। फर्स्ट इज इजी। यहाँ पे अगर आप अपना, और ये फ्री है सारी की सारी, मैंने अपना मेरे पास CDSL का खाता है तो मैंने अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करा हुआ है। इजी के जरिए मैं मेरी सारी होल्डिंग्स यहाँ देख सकती हूँ। इजीएस्ट के जरिए मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ। माई इजी एक मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू आप ये सारी चीजें मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो। स्मार्ट के लिए एनरोल करती हूँ तो मेरे खाते में जैसे ही डीमैट अकाउंट में कोई शेयर आता है या माइनस होता है तो वो इमीडिएटली मेरे पास SMS आ जाता है। एज कौन सा शेयर कौन से इंसान के पास पड़ा है उसके बेसिस पे कंपनियां वोटिंग कराती है जो कन्वीनियंट हो जाती है। अपने आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट की कॉपी आप लॉकर में CDSL के साथ रख सकते हो, विच इज अगेन अ फ्री सर्विसेज। कैश इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, आपके पैन के बेस पे आपका जहां जहां इन्वेस्टमेंट है वहां वहां आपको सारी डिटेल मिल जाती है। आपको कोई कंप्लेन है तो बेटा ये कंप्लेन्स के लिए लिंक है। इसके अलावा जब आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो दिया एक चैट बॉट है जो आपको हेल्प करती है, और यहाँ पे एक कॉर्नर में ये इन्वेस्टर अवेयरनेस के कॉर्नर्स में यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे कि फर्दर और कितने सेशंस कहाँ कहाँ हो रहे हैं। जो ओपन सेशंस हैं उन्हें आप अटेंड कर सकते हो। जैसे आपका क्लोज एंडेड सेशन था, सिर्फ आप ही के स्कूल के ही सारे लोग अलाउड थे, बाहर का कोई अलाउड नहीं था। सो वो क्लोज एंडेड सेशन है या ओपन एंडेड सेशन है उसके हिसाब से आप इसे अटेंड कर सकते हैं। आई जस्ट से वन थिंग, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और कंपाउंडिंग समझते हैं ना, ब्याज पे ब्याज मिलना, चक्रवृद्धि ब्याज मिलना। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। और उस कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप तभी ले पाओगे
जब आप आज से इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, when you are investing, the very first thing I can suggest, as you're not इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक मार्केट्स और हमारे म्यूचुअल फंड मार्केट्स बहुत वंडरफुल है। सो यू मस्ट कीप योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विद यू ओनली। कोई यूजर आईडी पासवर्ड ना शेयर करें। हर जगह नॉमिनेशंस रखें। सीडीएसएल में 3 नॉमिनीज अलाउड है, म्यूचुअल फंड्स में मैक्सिमम 3 नॉमिनीज अलाउड है। अपनी ट्रांजेक्शन्स, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे वो इक्विटी हो, रेगुलर मॉनिटर करें एंड किसी भी टिप के साथ काम ना करें। डोंट गेट ल्योर्ड विद द पोंजी स्कीम्स, जहां वो कहते हैं कि जी पैसा डबल हो जाएगा। अगर ऐसे ही पैसा डबल होता तो हम सब बहुत अमीर हो जाते, जो कि पॉसिबल नहीं है। फाइन, विद दिस आई एंड माय सेशन। थैंक यू, इट वाज लवली इंटरैक्टिंग विद द यंग पीपल लाइक यू हु आर द फ्यूचर ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। आप हमारी इकोनॉमी का फ्यूचर है। अगर आप फाइनेंशियली स्मार्ट होंगे, मेरी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी स्मार्ट होगी। That what is the motive behind to make my economy, our economy, equipped with the smart, financially aware people, and the lesson starts from you, making you learn at a young age.